नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं आपको इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच इस तनाव का एक एक अपडेट दूंगा। खास तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त कितनी हलचल है और पैनिक है, ये बात मैं आपके सामने सबूतों के साथ रखूंगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हिंदुस्तान बिल्कुल फायर मोड में है और पाकिस्तान में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। एक तरफ हिंदुस्तान ने आतंकवादियों के खात्मे का मिशन शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के 2 आतंकवादियों के घर आज आर्मी ने उड़ा दिए। त्राल में आसिफ शेख के घर में ब्लास्ट हुआ तो गुरेज में आदिल के घर में धमाका हुआ। देर रात भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ आसिफ शेख के घर पहुंची थी। आसिफ शेख पर पहलगाम हमले में शामिल होने का इल्जाम है। दूसरा आतंकवादी है आदिल ठोकर। ये दोनों लश्कर तैयबा के लोकल कमांडर हैं। एक तरफ आतंकवादियों के घरों को बम से उड़ाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत के इस मोड ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। एक तरफ बात युद्ध की कर रहा है, पाकिस्तान गीदड़ भपकी देने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ ऐसे तनाव वाले माहौल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री टीवी चैनलों पर मारे मारे फिर रहे हैं। इनको अपने मुल्क पर मंडरा रहे खतरे से ज्यादा अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों का यह खौफ हम आपको दिखाएंगे। इनका डर यह है कि अपने लोगों को क्या बताएंगे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत अब हमला तो करेगा ही, इसलिए अपनी करतूत और कमजोरी को छिपाना इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजेंडा दिखाई दे रहा है। धमकी के नाम पर न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भपकी दी जा रही है, जो पाकिस्तान कोई पहली बार नहीं कर रहा। पाकिस्तान की हालत अभी से इतनी खराब है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आर्मी चीफ कश्मीर में है तो दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स अपनी फाइनल तैयारी की जांच कर रही है। फील्ड एक्सरसाइज के जरिए पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया जा रहा है। उसकी तस्वीरें इस वक्त चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है तो लाइव तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन जानकारी यह है कि 26 भारतीयों की मौत का बदला लेने के लिए सिर्फ सेना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स भी इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने जम्मू कश्मीर इलाके में कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की है। बॉर्डर के पास रात भर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर विमानों की गर्जना सुनाई दी। एक सीमित डिस्टेंस तक पूरा मुआयना किया। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि एवॉक्स, उससे भी निगरानी रखी गई। पाकिस्तान भी अपने एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करवा रहा था। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर है। दरअसल इसी वजह से वहां इतनी गहमागहमी है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच हलचल बहुत तेज है और पाकिस्तान सफाई देने में जुटा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक और बयान सामने आया। डरे समय पाकिस्तान को अब मोदी का खौफ सता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मोदी तो कुछ भी कर सकता है, ऐसे में पाकिस्तान को अलर्ट रहने की जरूरत है। पाकिस्तान के सारे मंत्री इस वक्त अलग अलग टीवी चैनलों पर, पाकिस्तान के भी और विदेश के भी, ये सफाई देने में जुटे हुए हैं कि हमने भारत में हमला नहीं कराया, भारत हम पर हमला कर सकता है। स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान, अब बहुत सीनियर मेहमान है, माय मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल जेके बंसल साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। जनरल साहब बहुत स्वागत आपका भी। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी स्टूडियो में, सर बहुत स्वागत आपका भी। जनरल सोई, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी आप सुन रहे थे, 4 आने करेगा भारत तो हम 6 आने जवाब देंगे। उससे पहले जो बोला वो और महत्वपूर्ण है, मोदी कुछ भी कर सकता है। ये अगर दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और कनाडा में जाकर अपने दुश्मनों को मार सकता है तो हमारे यहां तो कुछ भी कर सकता है। ये डर है। बिल्कुल, ये दिखा रहा है उनका डर, ये दिखा रहा है कि मोदी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है। आप देखिए, जब पहले आप उड़ी के समय को याद किए, पाकिस्तान को भी याद है कि जब उड़ी हुआ था उसके बाद उन्होंने सोचा था क्रिकेट मैच बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। फिर पुलवामा हुआ, उन्होंने सोचा मैक्सिमम सर्जिकल करेंगे। पहली बार एयर स्ट्राइक किया गया बालाकोट में। यानी कि जहां तक पाकिस्तान सोचता है, मोदी जी उनसे 10 कदम आगे सोचते हैं, भारत सरकार उससे 10 कदम आगे सोचती है, वहां तक वो सोच ही नहीं सकते। अभी भी ऐसा होगा, देखते रहिए आप सौरभ जी, कि जो पूरी प्लानिंग बन रही है कि किस प्रकार से कहां हिट किया जाएगा, इनको समझ में नहीं आएगा। आज पाकिस्तान के अंदर जो पहले बवाल मचा हुआ है, वहां उनको समझ में नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, पीओके में
दुनिया भर में उनकी फौज कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर भारत ने भी शुरू कर दिया, और भारत की तैयारी पूरी तरह, सेना की तैयारी रहती है, प्लान बने रहते हैं, लेकिन लास्ट मिनट जो तैयारियां होती हैं ये नेचुरली एक कोऑर्डिनेशन। जल साहब, आज मैं आपके सामने और दर्शकों के सामने पाकिस्तान की पूरी फाइल लेकर के आया हूं। पाकिस्तान में कल से आज तक जितने बयान दिए गए, लगभग सबका खाका हमारे पास है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान की एक एक खबर आपको इंडिया टीवी पर हम दिखाएंगे। डर उनका मोदी अमेरिका में मार सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं करेगा? कर्नल साहब। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने जो पहला वाला पार्ट पूछा उस पर मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूं। ये जो 4 आने 6 आने वाली बात है ना, ये 100 ग्राम न्यूक्लियर बॉम्ब होना, पाइया पाइया होना, ये सिर्फ पाकिस्तान की सोच है। वहां तक उसे ये नहीं पता कि आजकल हम 500 के नोट पर खेल रहे हैं, 4 आने और 8 आने पर नहीं खेल रहे हैं। अगर आपका कैलकुलेशन कहता है, बड़ी अच्छी बात है। और जहां तक आपको अगर डर है, हम आज आपको डरा नहीं रहे। आप खौफ में जी रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। कहीं पर भी प्रूव कर दीजिए कि कहीं मोदी जी ने कहा कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। कहीं नहीं कहा। हमारी लड़ाई जो अब तक चल रही थी वो टेररिज्म से चल रही थी। अब वी हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन टेररिज्म। और अगर आप चोर की दाढ़ी में तिनका देख रहे हैं अपने अंदर, तो अगर आप ही उस टेररिज्म का पार्ट है, या तो हट जाइए या हटा दिए जाएंगे। क्योंकि ये मिट्टी बड़ी बढ़िया चीज है, ये मिलाकर ही रखती है। इस टेररिज्म को अब मिट्टी में मिलाना है, ये रिजॉल्व बिल्कुल क्लियर है। अब उसे कनाडा के थ्रू आप अपने कंट्री में ले लीजिए, यूएस के थ्रू ले लीजिए, उन दोनों गवर्नमेंट को अलाउड है, उन दोनों गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल है कि टेररिज्म किसी भी तरह का हो। ट्रंप ने क्लैरिटी के साथ कह दिया, वांस ने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि यस, वो स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़ा है। मैं कहता हूं, दुनिया की कौन सी कंट्री है जो आपके साथ खड़ी है, जो कि टेररिज्म में आपका मदद करेगी, सिवाय चाइना के, जो कि इस समय चुप है। वो भी आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं बोल रहा। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान का ये एक्सक्यूज जो चल रहा है कि वो भी टेररिज्म से काफी सफर कर रहे हैं, तो हम तो आपकी मदद करने वाले हैं। हमने तो कहीं नहीं कहा। हमने कहा भाई जल संधि को सस्पेंड किया जाएगा, आपने बोल दिया एक्ट ऑफ वॉर है। इफ दिस इज एक्ट ऑफ वॉर, यस, वी वॉन्ट यू टू फील दिस एक्ट ऑफ वॉर। आपके ऊपर यह एक्ट ऑफ वॉर टेररिज्म का होके रहेगा। मैं दूसरी बात आपको सुनवाऊं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बताया जा रहा है कि हमें तो सब मालूम है भारत में कहां हमला करना है, हमारी फौज के पास सारे टारगेट है। मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक कमेंट मैं इस पर जनरल साहब का और लेना चाहता हूं। सर, ये हरकंप इसीलिए है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक जमीन से, फिर एयर स्ट्राइक हवा से। अब उन्हें यह डर है कि मोदी अगला क्या करेगा, हम क्या बताएं अपने लोगों को, इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका में मारता है जाके। बिल्कुल जो है, अब की बार डैमेज उनको बहुत खतरा है। जैसे कहा कि हमारी एयरफोर्स और आर्मी तो तैयार है ही, नेवी भी तैयार है। हमारे जो वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर मूव हो गए हैं, जो अभी INS सूरत, उसमें मिसाइल का टेस्ट हो गया, तो अमेरिका ये बहुत घबराया हुआ है पाकिस्तान। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये जो इनके डिप्टी मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये हम टेररिस्ट पालते हैं। जब एक पत्रकार ने अमेरिका से इनसे पूछा तो वो कहते हैं जी ये डर्टी काम हम अमेरिका के लिए 30 साल से करते रहे। जब 80 के दशक में यहाँ पे सोवियत संघ था, उस समय ये लोग आए थे, तब अमेरिका भी इनको बुलाता था, वाइन डाइन कराता था, ये भी बोला। और अमेरिका में कहीं एक जो पूर्व पेंटागन के ऑफिसर, उन्होंने कहा है कि जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो ओसामा बिन लादेन की तरह ही एक टेररिस्ट है। दोनों में फर्क यह है कि वो गुफा में रहते थे और ये जो है महलों में रहता है। जो जुगलर वेन की बात करता है तो उसको काट देनी चाहिए, इनकी जुगलर वेन को, इनको खत्म कर देना चाहिए। मेरे जनरल वीके दत्ता स्टूडियो में आ गए। सर, बहुत स्वागत आपका। वो अपने लोगों को इस बात का आश्वासन दे रहा है, डरो मत, हमने तो सारी जिंदगी तैयारी हिंदुस्तान के लिए की है। ये फौज हमने पाली क्यों हुई है? हिंदुस्तान के लिए रखी हुई है। इसको सब मालूम है हिंदुस्तान में कहां हमला करना है। सर, बिल्कुल इनको सब मालूम है और हमको भी मालूम है कि इनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अभी जहाँ तक इनका सवाल है, ये अपने अंदर अंदरूनी हालत को काबू नहीं कर पा रहे, लगातार पिट रहे हैं। चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध के अंदर अनरेस्ट चल रहा है, POK के अंदर अनरेस्ट चल रहा है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर थू थू कर रही है। वो उनका कहना ये है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वर्दी पाकिस्तान फ़ौज। और ये पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान की अवाम का उल्लू बना के आज तक गुलछरे उड़ा रही है वहाँ पे, और पाकिस्तान की अवाम भुक्को मर रही है, तरक्की नहीं हो रही, लोगों को नौकरी नहीं है, लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज हर एक जगह पे काबिज है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी जितने अदारे हैं पाकिस्तान के, इन्होंने कब्जा कर रखा है।
पाकिस्तान की फौज एक माफिया है 6 लाख का, जिसके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अभी जहां तक इनका सवाल है, ये बिल्कुल यकीनन है कि पाकिस्तान का एक माइंड था, भारत से खतरा, भारत से खतरा, और पाकिस्तान की फौज ताकत में रहने के लिए लगातार भारत का खतरा दिखाती चली आई। मैं पाकिस्तान की आवाम को एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप पाकिस्तान की फौज को बैरक में भेज दीजिए, भारत की फौज पाकिस्तान के अंदर 1 इंच जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करेगी। क्या बात। पीओके हमारा है, पीओके हम लेंगे, आज ले कल ले जब भी लें, इतना मैं आपको एक वायदा दे रहा हूं। तो आप भारत से कोई आपको खतरा नहीं है, अवाम को खतरा नहीं है। आपकी फौज एक रैबिड फौज है, जिसका जो चीफ है वो एक माफिया का लीडर बन गया है, एक वो ऐसा इंसान जो एक सिविलाइजेशन वॉर कराना चाहता है। इसको शर्म नहीं आती आज के दिन में एक इंटरनेशनल फोरम के अंदर, एक इंटरनेशनल मतलब एक देश जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, उसका चीफ वहां पे एक रैबिड स्पीच दे रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको, इसको अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। इसकी फैमिली जलंधर में थी, पंजाबी मुसलमान, ये मुहाजिर है पाकिस्तान के अंदर। जी, आपकी बात में सर एक चीज ऐड कर दूं, आपने जो बात कही कि इनकी सेना बैरक में चली जाए तो भी भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है इनके यहाँ घुसने में, सिवाय पीओके के। पाकिस्तान डज नॉट आप एग्जिस्ट। एक बात जरा देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो एलओसी है, जहां हमने बाढ़ लगाई, पहली बात बाढ़ हमने क्यों लगाई, उसने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उसको पता है हमारे यहां से कोई उसके यहां इलीगली दाखिल नहीं होगा। कौन आता है? उनके यहां से आते हैं टेररिस्ट हमारे यहां, हमने इसीलिए बाढ़ लगाई। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। लेकिन जो वो बता रहे हैं, ये तो अपने पैदाइश की वजह बता रहे हैं दुनिया को टीवी पर बैठ करके। ये हिंदुस्तान से दुश्मनी की वजह से तो हम हैं, वरना हम हैं क्यों? बिल्कुल, देखिए सौरभ, यही कारण है आज जो पाकिस्तान की जो हालात है ना, जो 47 में पाकिस्तान था, अच्छा देश था, जब आज़ाद हुआ था, डेवलप था, एक दुनिया में उसकी इज्जत थी, पढ़े लिखे लोग थे, और सिर्फ एक ही कारण से कि भारत के खिलाफ और आतंक का साथ देते हुए, आतंक को पनपते हुए आज ये हालत हो गई है कि आज वो कटोरा लेके दुनिया में घूम रहे हैं। वहाँ की आवाम को समझ नहीं आ रहा क्या करें, वहाँ ना कोई बिजनेस ना एजुकेशन, सिर्फ एक ही चीज़, एक इंडस्ट्री पलती है, वो है आतंकवाद की इंडस्ट्री, और वो दुनिया में वही चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं भी कोई आतंकवाद की घटना होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। जैसे जनरल दत्ता ने बताया कि आसिम मुनीर का जो भाषण है, क्या भाषण है, वो कोशिश कर रहा था हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की, वो कोशिश कर रहा है कि हम मुस्लिम अलग हैं। ये नहीं समझ रहा है कि भारत का मुस्लिम जो है कितना देशभक्त है। क्या आज वो उसका जवाब? जनरल साहब, एक चीज का जवाब आपके जरिए और व्यूअर्स को मिले। आज कल से पाकिस्तान ने दुनिया भर में एक शिगुफा छोड़ा हुआ है कि भारत सिंधु जल समझौता रद्द करेगा तो हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। अब ये शिमला समझौता क्या है साहब? भारत का एक एक आदमी सुने हमारे सीनियर मेहमानों से, शिमला समझौता रद्द कर दे पाकिस्तान। आज हम कह रहे कर दे, करेगा तो क्या होगा यह आपको पाकिस्तानी बताएगा। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि हम शिमला समझौता खत्म करने के मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो एक पाकिस्तानी खड़ा होकर कहता है, अरे होश के नाखून करो पागलों, शिमला समझौता खत्म करके क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों भारत की सेना को बुला रहे हो? यह तब होता है जब आप तैश में, घबराहट में, बेसिर पैर की बातें करते हैं, आपको समझ नहीं आता करना क्या। कर्नल शैलेंद्र, शिमला समझौता पूरी तरह पाकिस्तान के फेवर में था, जिसे वो कह रहा है कि हम रद्द कर देंगे, कर दे रद्द। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो घबराहट में है, इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अपने आप को डैमेज करने के लिए, क्योंकि वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूं कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो एक्चुअली लीडर्स हैं, वो लीडर्स नहीं हैं, वो अपॉइंटेड लीडर्स हैं पाकिस्तान आर्मी द्वारा। इनकी काबिलियत पूरे पाकिस्तान को पता है, सभी को पता है, इन्हें खुद भी पता है, लेकिन इन्हें बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये इनकी इस समय मजबूरी है। मैं बार बार एक ही बात हमेशा हर पाकिस्तान पैनलिस्ट के साथ यही करता हूं, कृपया कर कर एक लाइन बोलने में प्रॉब्लम क्या है कि हम भारत में हुए इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं, हम टेररिज्म के, अरे कम से कम बोल तो सकते हो, लेकिन आप बोल इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि कल आपका हुक्का पानी अपने यहां बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका सर्वाइवल आर्मी के ऊपर है, आर्मी सपोर्ट कर रही है टेररिज्म को, ऑटोमेटिकली आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ज्यादा बड़ी बात पाकिस्तान को यह रियलाइज करनी पड़ेगी कि शिमला समझौता आप रद्द
कर नहीं पाओगे, क्योंकि जितने एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इंडिया का कहीं कोई इसमें फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, सिवाय इसके कि चलिए हमारा द्विपक्षीय मामला है। द्विपक्षीय आपने वैसे भी कब रखा है? आप तो हर साल रोते हो जाके यूएन में, जबकि आपको अलाउड नहीं है, और हर बार यूएन में आपको इसी बात का थप्पड़ लगता है कि नहीं जी आप इस बात को नहीं बता सकते। वो आपको याद आएगा, इमरान खान को दिए थे 13 मिनट बोलने को, उसने 48 मिनट्स बोला, जबकि उसको बार बार याद दिलाया गया, और उसमें 48 में 37 मिनट्स वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोना रो रहे थे कि कश्मीर से रिलेटेड क्या करना है। इन्हें रियलाइज करना पड़ेगा, इन्हें दिख रहा है कि पीओके जा रहा है, यह पक्की बात है। किस तरह जाएगा, आप देंगे नहीं देंगे, आपकी आर्मी उसे डिफेंड नहीं तो ये शिमला समझौता रद्द करने की बात करके तो इनवाइट कर रहा है कि आओ पीओके में आओ प्लीज इंडियन आर्मी। वो इसी को बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका 1971 का, हमने तुम्हारे 90,000 लोग वापस किए, और उसके बाद सीज फायर लाइन को बनाया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तुम इधर देखो हम इधर देखेंगे, खत्म कर दो इंडिया, हम फ्री हैं, फिर उसके बाद हमें जो करना है हम करेंगे। सर ये मतलब है ना। अभी देखिए ऐसा है, जो जैसे हम हमारे पैनल चर्चा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं विपरीत बुद्धि। जिस आदमी को यही नहीं पता कि शिमला समझौते में फायदा किसको हुआ, फायदा हुआ पाकिस्तान को और हमको हुआ नुकसान। हमने 93,500 PWN को चैरिटी में वापस कर दिए। हम उस समय एक डॉटेड लाइन पे से साइन कराते कि ये J&K आप भूल जाइए, हर एक घर का एक मेंबर हमारे कब्जे में था। यहाँ हम उनको वो वॉर क्राइम के चार्जेस लगा के मगध में चलाते, उनको बांग्लादेश को हैंड ओवर करते, उनको वो चौराहे में टांगते, वहां फांसी देते उनको। और इसीलिए ये इससे सरेंडर किया था इंडियन आर्मी को कि साहब आप हमारी जान बचा लीजिए। अभी अगर ये शिमला समझौता हटाते हैं, हमने कारगिल के युद्ध में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया। अगर ये शिमला समझौता नहीं होता तो हम इनका वहां कब्जा कर जाते पूरा का पूरा पीओके के ऊपर। नहीं सर, मैं तो कहता हूं अगला वाला इंडिया टीवी का ये जो डिबेट वहीं कर लेते हैं, वहीं कर लेते हैं। मेरे ख्याल आप तो अलाउड है, आप करिए। आप लोग परमिशन नहीं चाहिए, इसमें हंसने की बात है, हंसने की बात है, सीरियस। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है, मैं तो यही कह रहा हूं, जिस भाई तो अपने देश को बचाना, वो ये बात कर, तो बाउंड्री नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, मैं आपको वॉर रूम में आज सारी वो खबरें बता रहा हूं। और कभी कभी लगता है, दिल कहता है कि कम दुश्मन तो हमें ढंग का मिला होता। क्यों कह रहा हूं मैं, यह आपको बताता हूं। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कल से लेकर आज तक 15 टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे चुका है। अमेरिकी टीवी चैनल पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठते हैं और एंकर उनसे सीधे सीधे पूछती है, यह बताइए कि आपके यहां आतंकवादी पलते हैं कि नहीं, आपके यहां टेररिस्ट हैं कि नहीं है। क्या जवाब देगा किसी देश का रक्षा मंत्री इस सवाल के जवाब में? आप क्या सोच सकते हैं? नहीं। लेकिन यह पाकिस्तान है साहब, और यह पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता हैं, जिन्हें यह नहीं मालूम कि दुनिया में हमारी थू थू होती किस लिए है। इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एक नहीं दर्जनों, हमारे यहां तो बहुत सारे टेररिस्ट हैं, और ये तो हमने आपके कहने पर पाले हुए थे, आज से नहीं पाले हुए, 40 साल से पाले हुए हैं। हम तो आपका डर्टी वर्क कर रहे थे। पहले जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन घुस आया था, तब हमने आतंकवादी तैयार किए थे। यह जवाब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद दे रहा है। और ब्रेक से पहले यही कह रहे थे कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। आपको हमारे मेहमानों ने बताया कि भारत की तो दिली ख्वाहिश है, कर दो शिमला समझौता रद्द, हमें मौका तो मिले एलओसी पार करने का, वो मौका तुम खुद ही दे दो। अब यह बात अगर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री नहीं समझता, तो फिर पाकिस्तान में कौन समझता है? आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। पहले सर, आप भी ये बात बता रहे थे, वो अमेरिकी टीवी चैनल को ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 40 साल से हमारे आतंकवादी, नई बात क्या बता रहे हो? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी आपके लिए पाले हमने, आप भी उनको बुलाते थे, वहाँ पर उनको डाइन ऑन वाइन कराते थे। और इसके अलावा ये कहा कि ये जो सारे टेररिस्ट हैं वो एक ही हैं, कभी आपस में लड़ते रहते हैं और कभी ये मुखौटे बदलते रहते हैं। और इसके अलावा जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कि हम तो ये चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, तो आप कहते हैं आप ट्रंप से क्या चाहते हैं कि वो तो बहुत बड़ी पावर है, वो चाहें तो रोक सकते हैं, हम लड़ाई ना हो, हम नहीं चाहते कोई लड़ाई, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर है।
अगर जो है लड़ाई होगा तो हम तो उसका जवाब देंगे। तो वो जो उनकी डराने वाली इस तरह की नीति हैं और ये बातें सारी बेकार हैं। जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा है इस बात को कि इनकी जो फौज है वो सब कुछ काम करा रही है यहाँ पे, उनके सैनिक हैं। उन्होंने कहा है कि जो जनरल आसिफ मुनी हैं वो फौज को बिल्कुल बेकार कर दिया है, पॉलिटिकल ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसयूज कर रहे हैं, ये सब यहाँ बिजनेस करते हैं, बाहर विदेशों में पैसा भेजते हैं। और एज ए रिजल्ट उन्होंने लेटर लिखा, या तो आप कर दीजिए रिजाइन, नहीं तो हम आ रहे हैं वहीं पे आपको उठा के फेंक देंगे। उसी का नतीजा है कि इस तरह के जो बयान इन्होंने वहाँ दिए थे जब इनके प्रवासी पाकिस्तानी आए थे, जो एक बयान था वो एक मुल्ला का, वो देखिए इनकी हिस्ट्री देखिए, इनके फादर खुद मौलवी थे, वो जो है मुल्ला मौलवी के उनकी कट्टरवादी सोच और कट्टरवादी सोच की वजह से इन्होंने अपने देश को बर्बाद कर लिया है। जैसे पहले भी इस बात को कहा कि ये पहले ठीक ठाक कर दे, 60 तक इनकी इकोनॉमी जो है जीडीपी भारत से डबल थी, और जब 65 की लड़ाई के बाद में आप देखिए अब ये कहां जा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, ये सब सेना की वजह से है। और ये पाकिस्तानी की सेना डराती रहती है वहां को, भारत का डर दिखा के डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकती। वो आपने सही बताया, ये जनरल नासिम मुनीर के पिताजी तो मौलवी थे, शुरुआती इनकी पढ़ाई मदरसे में हुई थी, ये बाद में आर्मी चीफ बन गए। मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये हाफिज कुरान है, इनको कुरान पूरी बाय हार्ट याद है, जो उसको हाफिज कुरान कहते हैं। लेकिन और इनकी आदत, इनका शौक क्या है कि जब इनसे कोई बात भी करता है ना, कोई स्पीच भी देते हैं, उसमें खट खट कुरान की आयतों को पढ़ना, आयतों को बोलना। तो ये बेसिकली माइंडसेट है। पिछली बार भी बोला इन्होंने, हमेशा हर बार यही करता है। मैं ये कहूंगा कि चलिए आप अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना धर्म है करो फॉलो, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप हिंदू मुस्लिम के बीच में फर्क डाल रहे हैं? क्या आप वहां पे जो आर्मी चीफ की बजाय एक मौलवी के जैसे बात कर रहे हैं? क्या आप एक पॉलिटिशियन के जैसे बात कर रहे हैं? क्या आज आप वो दुनिया में आतंक की बात कर रहे हैं? पुराने ISI वाले भी रहे, मिलिटेंट्स ग्रुप के इनके संगठन है, ग्रुप है, दोस्ती है। तो ये जो आज जो हरकतें हो रही हैं, ये जो मेरे हिसाब से जो इसके पीछे सरगना है, जो सर है, वो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की आर्मी है, ISI है, और जो मिलिटेंट्स हैं ये सिर्फ कठपुतलियां हैं जो आगे क्या भैया अब ये बोल दो। पिछले हफ्ते 10 दिन में जो बयान आए हैं इनके मिलिटेंट्स के लीडर्स के, जो क्या खतरनाक बयान आए पिछले 11 अप्रैल के बाद से अभी तक, अगर आप सुनेंगे एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। एक कमेंट जरा शिमला समझौते पर भी आपका। शिमला समझौते जैसे बाकियों ने कहा है तो कहते अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो बात और इनको समझ में नहीं आ रहा। भाई इतना प्रेशर पड़ गया इनके ऊपर, इनको भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्या करूं, क्या कैसे एक्ट करूं, क्या रेस्पॉन्ड करूं। अब जो आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं, शायद ये अच्छा हो। इन्होंने इसका मतलब खुद नहीं पढ़ा, इनको खुद पता नहीं है कि शिमला समझौता है क्या और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इसका असर होगा। देखिए आज जो POK की बात हो रही है, तो आज हम खुले हैं, POK जो है, जो कब से हम कह रहे हैं चलो POK लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब तो शिमला समझौता भी ये पीछे हट रहे हैं। और जो इंडस वैली वाली बात है, इसका देखिए असर पड़ेगा पाकिस्तान के जो आम आदमी के ऊपर। आम आदमी तो पहले ही पिस रहा है। अगर 70% लोग किसान हैं और 25% उनका GDP फसल के द्वारा है, तो ये इंडस वैली का जो हमने रोका है अभी फिलहाल, इसका फर्क वहाँ पर पड़ेगा। पहले ही लोग फौज को थू कर रहे हैं। पहले फौज लोग को, विदेशों में जब भी जाता हूँ ना सौरभ जी, लोग कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के नेताओं ने हमें बर्बाद कर दिया है। आज भी हम भारत की तरफ देखते हैं, आप लोग आते हैं तो हम, लेकिन ये मैं सर नहीं समझ पा रहा हूं ख्वाजा आसिफ। इससे पहले इनके डिक्टेटर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, लश्कर तैयबा हमारा हीरो है, सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं। हाँ, आज का डिफेंस में क्या बदला पाकिस्तान ने? आज का उनका रक्षा मंत्री कहता है कि हम तो 40 साल से इनको पालते आ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आपको एक तो सारे पैनलिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा ये आर्मी चीफ जो है ना, ये अब आर्मी चीफ रहे नहीं, क्योंकि वो आर्मी को कमांड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दिख रहा है। सो अब वो अपना सेकंड टेन्योर देख रहे हैं एज अ मौलाना। सो इसलिए उनकी जो अंदर की जो नॉलेज है मौलाना वाली, वो निकल कर बाहर आ रही है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि बड़े नियर फ्यूचर में ये खौफ उन्हें सता रहा है कि ना केवल मैं रिटायर हूंगा, बट रिटायरमेंट से पहले ये कलंक मेरे पर लगेगा कि मेरी आर्मी हार गई, मैं एक हारी हुई आर्मी का चीफ हूं। इसलिए वो आजकल थोड़ा मौलाना वाली साइड में चले गए हैं। इट्स समथिंग लाइक के हाफिज सईद भी चाह रहे हैं कि वो दुनिया के ओसामा बिन लादेन बन जाए। नहीं सिलेंडर, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गया अभी। नहीं, वो ही शुड बी डिक्लेयर्ड ए इंटरनेशनल टेररिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस। ये अमेरिकन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो कि इसको माइकल ने बोला है, जो इक्वेटेड एज ओसामा बिन लादेन, और इसके ऊपर आप एक ड्रोन स्ट्राइक करके इसको खत्म कर दीजिए आप, जैसे हसीब सुलेमानी को किया था। ये वो बोल रहे हैं, अमेरिकन बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको ले जाओ आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
फॉर इंस्टिगेटिंग सिविल कौन सा जस्टिस सर, कौन सा कोर्ट? इसके against आई तो जो है, थिंक देयर इज नो JNK इफ में- एंड बट, वन सेकंड, हाँ बोलिए। देयर इज नो इफ एंड बट। बिल्कुल। मतलब अगर क्लैरिटी के साथ वो बंदा टेररिस्ट बनता चला जा रहा है, मौलाना बनता चला जा रहा है, तो हम उसके आर्मी चीफ पर तो अटैक कर ही नहीं रहे। हमने कब बोला? हमने कहीं नहीं बोला कि दिस इज द एक्ट ऑफ वॉर। ये तो वहां से आवाज उठकर आई है, दिस इज द एक्ट ऑफ वॉर। इफ यू टेक इट एज एक्ट ऑफ वॉर, तो ये जो खून खराबा हो रहा है, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ वॉर। किसी देश का पैमाना कितना गिर सकता है Yes. अपनी डिग्निटी का। मैं आपकी बात से मुझे याद आया सर, इनके चैनल पर बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स और बहुत 40-40 साल के पत्रकार क्या बात कह रहे हैं। अभी हमारे यहां पर जाफर एक्सप्रेस पर बलोचों ने हमला किया, हमारे 200 लोग मारे गए। हमने तो इंडिया को ब्लेम नहीं किया, हमने तो नहीं कहा कि तुमने हमारे लोग मार दिए, चलो हम तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं। इंडिया के तो 26 लोग मरे हैं, वो क्यों हमसे लड़ाई कर? दिस इज अ डिस्कशन ऑन पाकिस्तानी टीवी। जरा सोचें आप। नहीं, वो भी उसकी आर्मी ने बोला सिर्फ 17 आदमी मेरे फौजी थे। पाकिस्तान आर्मी हैज डिक्लेयर्ड ओनली 17 कैजुअल्टी। और उससे भी बड़ी बात, मुझे आप एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वो जो पैनलिस्ट जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अफगानीज को आजकल हम ट्रेन कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं। भाई आपके डिफेंस मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वो ट्रेन करते थे बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। अब मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है। मुझे लग रहा है दोनों झूठ बोल रहे हैं मेरे हिसाब से। इनकी पार्लियामेंट में अभी एक डिबेट सुन रहा है। एक खबर है, मैं बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और उनसे कहा है कि आपके राज्यों के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक आए हुए हों, उनको तुरंत आप लोग वापस भेजिए, इसके निर्देश जारी कीजिए, क्योंकि भारत ने 48 घंटे का समय दिया था सभी पाकिस्तानियों को वापस लौटने के लिए, और कुछ केसेस के अंदर कुछ और दिनों का। तो अब इसके मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने यहां अपने ब्यूरोक्रेसी में, अपने प्रशासन में इस बात के मैसेज दीजिए कि जल्द से जल्द ये सारे पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क को चले जाएं। कोई पाकिस्तानी वीजा वायलेशन करके यहां भारत में नहीं रहना चाहिए। और जब जंग का माहौल बना हुआ हो, पाकिस्तान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तो फिर बहुत जरूरी है कि आपके देश के अंदर उस देश का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने कोई एडवाइजरी नहीं डाली अभी तक अपने सिटीजन्स को वापस लेने की। भाई अगर आप ढूंढ रहे हैं कि लड़ाई होने वाली है, ये तो आपका कहना है, आपका भय है, आपका खौफ है, और आप अपने सिटीजन्स को यहां छोड़े हुए हैं। ये मुझे याद दिलाता है ये कारगिल वाली बात। सैनिक भेजना अलाउड है, सैनिक भेजोगे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को भेजोगे, अनफॉर्चुनेटली वो आई कार्ड लगाकर भी जाएगा, लेकिन अगर मर जाएगा तो वो मेरा सैनिक नहीं है। आई थिंक दैट इज द हाई मॉरल वैल्यू। ऐसा बेगैरत मुल्क जो अपने फौजियों की डेड बॉडी लेने से इनकार कर रहा था, वो ऐसा मुल्क जिसने बोला कारगिल में पाकिस्तान की फौज ही नहीं गई, वही परवेज मुशर्रफ बाद में किताबें लिख रहा है कि हम कारगिल में गए। इनको शर्म आनी चाहिए, बेशरम मुल्क। ये 1947-48 में जब रजाकार आए, वो क्या फ्रीडम फाइटर थे? ये पाकिस्तानी फौज भेस बदल के आई और इंडियन आर्मी जब इनको धक्का मार के पीछे निकाल रही थी, गलती से हमारा प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में चला गया, सीज फायर लाइन। अगर वो नहीं जाता तो ये पीओके होता ही नहीं। इंडियन आर्मी वुड हैव रीऑक्युपाइड द एंटायर J&K एरिया। तो हम गलती कर गए। अब ये शिमला जोड़ता तोड़ना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वो रुकी हुई लाइन। अभी हम यही तो मौका ढूंढ रहे थे कि ये खुले और हम पीओके वो जो मिर्जा साहब हैं जो इस पे अभी आए थे टीवी, वो कहते हैं जी मुझे पता है इनके कहाँ ठिकाने हैं, आप आओ तो सही, हमारे तो जनता तैयार है पीओके की आपका स्वागत करने के लिए। और वो जो मिर्जा साहब जो अभी आप दिखा रहे थे थोड़ी पहले, उन्होंने बताया था कि मुझे सारी जगह का पता है, इनके कहाँ ठिकाने हैं, कैसे हैं, और मैं कई बार रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि आप आ जाइए यहाँ पे। और जो जैसे इसकी बात कह रहे हैं तालिबान की, तालिबान को ट्रेंड किया है इन्होंने। जो इमरान खान वहाँ भेजता था सबको, तालिबान को तो ट्रेन करके इन्होंने, जब इनके वेपन भी छोड़ के गए थे अमेरिकन $76 बिलियन के, तो तब कहा था अमेरिकन ने कि हमारे वेपन निकलवा दीजिए, लैंडलॉक कंट्री है। तब इन्होंने कहा कि नहीं, इनको तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो उनके ऊपर TTP इस्तेमाल कर रही है, और उसी तरह के वेपन जो हैं अमेरिकन वेपन यहाँ भी पाए गए हमारे पुलवामा में, वहाँ से स्नीक होकर आ रहे हैं। ये टेररिस्ट रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पे जो वर्ल्ड फोरम के लिए, कि इतना इरेस्पॉन्सिबल स्पेस और जहाँ पे वो हो, तो इनका तो न्यूक्लियर वेपन से इनके छीन लेने चाहिए, इनको सरेंडर करा देना चाहिए। ये बात सर कल भी कही गई है किसी अमेरिकन एक्सपर्ट के द्वारा कि अमेरिका को इस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को, न्यूक्लियर वेपन्स को सेव कर लेना चाहिए। सेफ क्या, सरेंडर कर दें, ये रिस्पांसिबल कंट्री को। ये हमास को बुला रहे थे वहां एज अ गेस्ट, हमास जी हाँ, हमास को हमें गाइड करेगा, हम टनल बनाने पे भी शायद मदद कर रहा हो हमास इनकी। इजराइल हमको एडवाइज कर रहा है
कि साहब आप शुरू करें, खत्म हम कर देते हैं, इनके न्यूक्लियर सेट ठोकने के लिए हम यहीं से जाएंगे। उन्होंने बहुत साल पहले भी हमको रिक्वेस्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस समय माने नहीं। इजरायलीज ने बिल्कुल इजराइल तो उन्होंने बोला था हमें इजाजत दीजिए, रीफुलिंग मांग रहे थे सिर्फ वो, कि हम जाके ठोकते हैं इनका कूता, ठीक है। तो हमने बोला नहीं भाई, हम अपनी धरती को नहीं इस्तेमाल होने देंगे। नहीं, पर एक चीज अभी और आप है, ये करें कर क्यों रहे? ये तो अब देखिए, जैसे आसिम मुनीर आ गया है, जो उसकी सोच है, ऐसे में न्यूक्लियर वेपन काफी डेंजरस हो जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि जब उसकी सोच ऐसी है, मुल्लाओं वाली सोच है, उसकी धार्मिक जिहादी मेंटालिटी वाली सोच है, ऐसे में कब क्या मिसयूज कर दे, ये अमेरिका को सोचना चाहिए। क्योंकि जब बना था तभी पाकिस्तान ने कहा था इस्लामिक बॉम्ब है, ये कोई इजराइल के 2 टारगेट थे, पाकिस्तान और ईरान। अगर ईरान को अभी होल्ड करके रखा, पाकिस्तान का सर दरवाजा ये मुझे आप लोगों ने चर्चा छेड़ दी। एक्चुअली ये पाकिस्तान के यहां पर डिस्कशन चल रहा है। मैं आपको पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट और इनकी सरकार में भी ये व्यक्ति रह चुके हैं, सम हिलाली, उसकी बात मैं आपको सुनाता हूं। ये यही बात कह रहे हैं, कह रहे हैं आप कैसे लड़ोगे हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान की फौज आपकी 4 गुना, हिंदुस्तान की एयरफोर्स तुम्हारी 6 गुना, हिंदुस्तान की नेवी तुम्हारी नेवी से 8 गुना बड़ी है, तुम्हारे पास लड़ने के लिए कन्वेंशनल हथियार नहीं है। तो हिंदुस्तान से लड़ने का एक ही तरीका है और वो है न्यूक्लियर वेपन। ये पाकिस्तान के लोग एडवाइस कर रहे हैं। ये मुल्क जहां पर जिम्मेदार लोग अपना दिमाग शायद घर रखकर आते हैं, वो दुनिया के सामने कह रहा है पाकिस्तान केवल न्यूक्लियर वेपन के भरोसे है। पाकिस्तान के बड़े सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि तुम पाकिस्तान से, भारत से जंग नहीं लड़ सकते। भारत की फौज, भारत की नेवी, एयरफोर्स तुमसे कई गुना बड़ी है। हम कन्वेंशनल वॉर में भारत के सामने कहीं नहीं ठहरते, इसीलिए जंग तो होगी, लेकिन हमें जंग लड़नी पड़ेगी न्यूक्लियर वेपन से। दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अलावा जिसके पास न्यूक्लियर शक्ति हो और वो कहता हो कि मैं इसका इस्तेमाल भी करूंगा। छोटा देश, बड़ा देश, सिर्फ पाकिस्तान है जो वो कहता है, जिसको पूरी दुनिया न्यूक्लियर हमले या न्यूक्लियर हमले की बात कहने को भी बड़ी गिरी बात मानती है, लेकिन ये पाकिस्तान है जिसको वो बात कहने में भी शर्म नहीं है। जनरल पाकिस्तान कह रहा है कि तुमने हमें घास की रोटी खिला के एटम बम बनाया, हमने रोटी खाई, अब चलाओ न्यूक्लियर बम। देखिए, ऐसा है कि इससे बड़े पागल नहीं हो सकते हैं किसी भी मुल्क में। पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी या इनका कोई लीडर जहां भी बात करता है वो यही बोल, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, पहिया पहिया के बम है। इनसे पूछो पागल हो क्या तुम? तुम्हें ये बात बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि न्यूक्लियर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। कभी आपने भारत की तरफ से सुना किसी को बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम पाकिस्तान का वजूद हटा देंगे, हम उसको एक झटके में ख़त्म कर देंगे? अरे दिमाग इस्तेमाल करो, अनपढ़ बेअकल लोगों सुनो। न्यूक्लियर एक्सचेंज के अंदर अपना रकबा देखो आप, और भारत का रकबा देखो। न्यूक्लियर वॉर का मीनिंग समझो आप, उसका क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियर बम का, उसकी रेडिएशन कहाँ तक फैलती है, कितने सालों तक आप वहाँ उस एरिया को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कितने लोग रेडिएशन सिकनेस से मरेंगे, आपका बॉर्डर हमारा बॉर्डर कितनी दूर है, आप किसके ऊपर बम मारोगे? आपका दिमाग खराब हो गया है, आपका अकल चढ़ने चली गई है। अगर आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, आइए आपका वजूद खत्म हो जाएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। आपको पता नहीं चलेगा आप गए कहां, आपका जिसको बोले भस्म हो जाएंगे आप जी। एक चीज जो आपने कही उसमें ऐड कर दूं, दुनिया में जितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, भारत पाकिस्तान समेत, इकलौता देश भारत है जिसने अपने आप दुनिया के सामने यह अहद कर दिया, हमने ऐलान कर दिया, हम कसम खाते हैं हम कभी न्यूक्लियर वेपन का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे ऊपर जंग कर दे कोई आदमी, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये युद्ध की स्थिति में भी भारत का घोषित स्टैंड है। कौन सा देश दुनिया का ये अपने आप कोई घोषणा करता है? पाकिस्तान नहीं करता। मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, अब ये नया भारत है, नए भारत ने ये भी डिक्लेयर किया हुआ है कि इस पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि हम इस पॉलिसी को रिव्यू नहीं कर पाएंगे। ये भी एक डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है हमारे ही। सो देखिए, पूजा पाठ हम जरूर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुदर्शन चक्र को हम अंडरमाइन करते हैं। हमारे पास वो है। जहां तक बात है, ये जो स्टेटमेंट चल रही है ना, मेरे ख्याल बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट है इस जनाब की, बाय द वे। मैं इनकी तारीफ करता हूं। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं, मैं तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, आप उसका पहले वाला भी तो पार्ट सुनिए, कितने रियलिस्टिकली वो सीधी सीधी बात कर रहा है। और उसके वर्सेस उनका वो मिनिस्टर का चवन्नी और अठन्नी में पड़ा हुआ है
चवन्नियों वाली बातें कर रहा है, पहिया वाली बात कर रहा है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात है, उसने क्या बोला? उसने बोला आप कर ही नहीं सकते सामना, पहली बात। अब वो मुझे नहीं चैलेंज कर रहा, मुझे धमकी नहीं दे रहा, वो अपनी गवर्नमेंट से पूछ रहा है, वो अपनी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है कि क्या तुम में वो काबिलियत, औकात, इच्छा शक्ति है कि आप इस्तेमाल कर लोगे? क्योंकि आपको मैं फिर से याद दिला दूं, इजराइल ने एक बार क्या बोला था, उन्हें अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जमीन से ऊपर लाने तो दीजिए, बाकी हम करेंगे। ये मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है, बिकॉज इजराइल नोज अगर कोई इस्लामिक बॉम्ब है एग्जिस्टिंग हालत में तो वो है पाकिस्तान। ओके, टेक माई वर्ड फॉर इट, अगर मेरे से ज्यादा इंटरेस्टेड है इजराइल कि किसी भी तरह की स्ट्राइक अगर वो वहां करता है, जो कि वो हमेशा तैयार रहता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि ही हैज टू डेटर ईरान कि भाई साहब अगर मैं यहां कर सकता हूं तो तेरे यहां भी कर सकता हूं। सो न्यूक्लियर बॉम्ब ऑप्शन जो है वो श्रीमान जी अपनी कंट्री को बता रहे हैं कि आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। एक तस्वीर आ रही है सर पाकिस्तान से, मैं जरा वो आपको दिखा देता हूं। और इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था आपको पाकिस्तान का हर अपडेट दूंगा, लेकिन इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है कि ये भारत की तस्वीर, इसको हटाइए। उनके टैंक्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा मीटिंगें चल रही हैं और उनकी टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, ये देखिए उनकी सड़कों के ऊपर उनके हैवी वेपन्स जो हैं उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है। अब इसमें कोई वैसे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये तो वो खुद कह रहे हैं चीख चीख कर दुनिया के सामने कि भारत युद्ध कर सकता है, तो वो उसकी तैयारी तो कर रहे होंगे। और ये तो खबर कल से है कि उसने मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है और उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है यानी अफगानिस्तान के साथ जो उसकी सीमा लगती है, क्योंकि वो हेविली इन्वेस्टेड और डिप्लॉयड है वहां पर, वहां से अब वो इस तरफ आने की उसको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखिए पहले वाले में भी एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो आपने भी कही थी कि चाहे वो उनके मंत्री रहे हो या ये रिपोर्टर रहे हो डिफेंस वाले, दोनों ने पहले अपना डर दिखाया कि भैया ये क्या कर दिया है, ये मोदी क्या करेगा हमें पता नहीं, ये भारत की सेना इतनी ताकतवर है तो ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, तो हमें न्यूक्लियर ऑप्शन लेना है। तो ये सब बातें देखी जाएंगी, तो वहाँ उन्होंने भी न्यूक्लियर ऑप्शन बताया था। दूसरी बात जो भी आप बता रहे हैं सेना की मूवमेंट, ये भी उनका डर दिखा रहा है। भारत ने तो जैसे पहले कर्नल शैलेंद्र ने बताया था, हमने तो कोई हमले की बात की नहीं, हमने तो ये कहा कि आतंक के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे। तो ये तो खुद कह रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं, तभी ये लोग तैयारी करके बैठ रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर हमला होगा। क्योंकि आज दुनिया सब जानती है, भारत ने बार बार अभी भी प्रूफ दे दिए हैं कि आतंक के तार हर चीज में पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं। इस इंसिडेंट में भी पाकिस्तान का हाथ है इसमें, कोई चाहे वो रावलपिंडी से कंट्रोल हो रहा था या वो पाकिस्तान में ट्रेन होकर लोग आ रहे हैं, वहां से हथियार हैं और उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ साथ रोज ही हम देख रहे हैं एनकाउंटर। ये कुछ और तस्वीरें सर स्क्रीन पे देखिएगा, ये इनके टैंक, ये अपने एक्चुअली रेंज पर जहां प्रैक्टिस होती है, इनकी युद्धाभ्यास होता है, फील्ड फायरिंग रेंज पर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फायरिंग की और युद्धाभ्यास की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब इन्हें डर बैठ गया कि अब भारत क्या करेगा, मोदी क्या करेगा। यही बात बार बार उनका हर आदमी के दिल में खौफ बैठ गया कि अब क्या करेगा भारत, और ये उनकी मेरे हिसाब से समझ से परे रहेगा कि जो हम करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, न्यूक्लियर वेपन का यहाँ पे हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ये जड़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जैसे जो कर्नल शैलेंद्र बताया, इजराइल तैयार है, हम भी तैयार हैं, हमारे पास भी पूरे कोऑर्डिनेट्स हैं कि इससे पहले आगे के लिए हर बार जो न्यूक्लियर की बात उठाते हैं ना, उसका कहानी ही खत्म हो जाए, पता चल जाए। कन्वेंशनल वॉर की बात तो अभी उनका एक एक्सपर्ट टीवी पे बोल ही चुका, भारत की सेना तुमसे 4 गुना बड़ी है, एयरफोर्स 6 गुना, नेवी 8 गुना बड़ी है। ये तस्वीरें दिखा करके ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को। देखिए ये तो दिखा के कर ही रहे हैं। न्यूक्लियर के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि न्यूक्लियर के आइटम जो वेपन्स हैं उनको रखरखाव के लिए और डिलीवरी का बहुत होना चाहिए, जो कि इनके पास सिस्टम नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ये छोड़ते हैं वहाँ से और हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि उनकी जो बॉम्ब को है, उनकी मिसाइल्स को उनके देश में ध्वस्त कर दें तो इफेक्ट उनके ऊपर ही पड़ेगा। और जहाँ तक इस बात का ये जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये संज्ञान लेना चाहिए कि इतना रिस्पॉन्सिबल देश है और इंटरनेशनल ओपिनियन बना करके प्रेशर दिलाया जाए कि इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स को सेफली किसी कंट्री को सौंपा जाए, जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इनसे ये वेपन ले लेने चाहिए। अदरवाइज ये न्यूक्लियर वेपन अगर ये टेररिस्ट के हाथ में चले जाते हैं तो न्यूक्लियर मटेरियल को कहीं भी ले जाकर के डर्टी बॉम्ब के
तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी जगह जहाँ कहीं बॉम्ब का भी पता नहीं चलता, और वो रिलीज कर देंगे तो एक बहुत बड़ा खतरा है इनके हाथ में। तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल देश है जहाँ पर जो टेररिस्ट चलाते हैं, और टेररिस्ट के हाथ में पड़ना, कई बार ये टेररिस्ट कह चुके हैं कि हम जो डर्टी बॉम्ब बनाएंगे, वो डर्टी बॉम्ब बनाना बहुत आसान है, उसमें कोई धमाका भी नहीं होता, जाके कहीं भी छोड़ दिया ये माहौल बना क्यों रहा है? फुल स्केल वॉर होगी, हमें न्यूक्लियर बम चलाना पड़ सकता है, आप वहां तक क्यों सोच रहे हो? देखिए, जो जनरल बंसल ने कहा, एक लाइन और वहां पर भी ऐड करूंगा, टेररिस्ट के पास क्यों जाना, वो तो खुद टेरर हो गए। अभी आसिम मुनीर क्या है, वो टेररिस्ट खुद ही बन गया, वो चीफ जो उनका है वो खुद ही टेररिस्ट बन गया। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका चीफ, उसकी ISI, तो ये लश्कर तोयबा वगैरह तो इनका फ्रंट है ना। टेररिस्ट तो ये खुद है, ये खुद एडमिट कर रहे हैं, परवेज मुशर्रफ ने एडमिट किया हुआ है। मैं एक सेकंड, आप बोल रहे थे। हाँ, तो ये एक तो ये टेररिस्ट हो गए, दूसरा ये जो बात है, बार बार ये बात कर रहे हैं, ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, भारत को बताना चाह रहे थे कारगिल में क्या हो, तभी भी न्यूक्लियर का हवा दे रहे थे, क्या किया? कुछ नहीं किया। ये सब आज हवा में बातें हो रही हैं, अपनी जनता को थोड़ा हौसला देने वाली बातें हो रही हैं, अंदर से इनकी हालत खराब है। चाहे हर स्टेटमेंट में आप देखोगे कि भारत की ताकत ज्यादा, मोदी क्या करेगा ये नहीं समझ में आ रहा। अमेरिका के एक विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को डिस्क्राइब करते हुए एक बात कही थी कि पाकिस्तान कैसा देश है। पाकिस्तान ऐसा देश है जो जब उसे दुनिया की अटेंशन ड्रॉ करनी होती है, दुनिया की जब वो चाहता है कि मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, तो वो एक बंदूक अपनी कनपट्टी पे लगा लेता है, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो ये वही कर रहा है, ये कह करके। कल साहब, नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हम शुरू से कह रहे हैं विश्नाश काले विपरीत बुद्धि। आप ये 2-3 इवेंट्स को कनेक्ट करिए, डॉट्स को कनेक्ट करिए। मैं पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन अगर करेक्ट एनालिसिस करें, उनका मिनिस्टर क्या कह रहा है, कनाडा में जाकर मार सकते हैं, US में जाकर मार सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मार सकते? ये उसने अपनी कंट्री के लिए बोला है, मेरी कंट्री के लिए नहीं बोला है। मतलब मैंने तो खौफ डाला ही नहीं कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं या किसी को मार रहे हैं। भाई देखिए, बड़ी सी, और ऊपर से वो न्यूक्लियर वाली बात चल गई। और मैं कहता हूं कि न्यूक्लियर बॉम्ब, मैं 2 मिनट के लिए मानने को लिए भी तैयार हूं, कौन सा बॉम्ब इस्तेमाल करोगे और कहां करोगे? आपको क्या लग रहा है हम भजिया तल रहे हैं जब तुम अपना बम बाहर निकाल रहे हो? हमारे पास काबिलियत नहीं है, हमारे पास रडार नहीं है, तुम्हारे पास ये एवॉक्स हैं, तुम ही सब कुछ ट्रेस करोगे, हमारे यहाँ कुछ नहीं करेंगे। और वो जो आप घास की रोटियों की बात कर रहे थे ना, वो एक्चुअली आप लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया। उस बंदे ने बड़े क्लैरिटी से बोला हमने सिर्फ घास खाई, रोटी नहीं खाई। देखिए, इसको सीरियसली अभी तक घास खा रहे हैं। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रोटी आज भी नसीब नहीं हो रही है। अभी गधे 350 रुपए किलो आटा उस कंट्री में। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आज की तारीख में अगर वो बात कर रहे हैं, वाटर ट्रीटी के ऊपर बात कर रहे हैं, शिमला समझौते पर बात कर रहे हैं, इस तरह के डिप्लोमेटिक सो कॉल्ड सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कुछ बोले फिर हम कुछ बोले। लेकिन बात ये आने वाली है कि हमारे बिना बोले, हमारे बिना कुछ किए, आज की तारीख में आप अपनी तरफ से कमेंट कर रहे हैं। हमने तो अभी तक किसी ने इवैल्यूएट करके नहीं बताया कि पाकिस्तान कितना छोटा है या कितना बड़ा है। अच्छा देखें, जब किसी भी देश की सरकार, वो सरकार होती है, उसको बहुत सारी बातें एक हाइपरबोल में भी करनी पड़ती है। पाकिस्तान जैसे देश में तो वो ही होता है, लेकिन जो जनता होती है वो कई बार असलियत जानती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा आदमी झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान की जनता तो इस बात को समझती है कि ये मुझे क्या बचाएगा, ये न्यूक्लियर बम क्या चलाएगा, ये जब तक निकालेगा। जैसा आप लोगों ने कहा कि दुनिया क्या बैठी रहेगी, और क्या भारत बैठा रहेगा क्या, या इजराइल क्या? वो तो पहले कह चुका है हमसे कि मुझे खत्म करने दो इसका न्यूक्लियर वेपन। तो वहां ये कल 4-5 मंत्री आए सर, बिल्कुल टॉप पाकिस्तान के 4 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। एक पत्रकार बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था इनके, उसे सीधे पूछा, उस आदमी के मन में सच्ची बात थी, उसने कहा आपको बचाएगा कौन? चाइना। केवल एक चाइना है जो आपको बचा सकता है। उसने सीधे पूछ लिया, चाइना आपकी मदद करेगा? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, भारत का कोई पत्रकार ऐसा कोई सवाल नहीं करेगा कब भी कि ऐसी सूरत में ये देश आपकी मदद को आएगा क्या, वो देश आपकी मदद को आएगा क्या। हमें खुददार देश है, हम अपनी मदद खुद करते हैं। उस पत्रकार का ये पूछना अपने आप में दिखाता है कि वो क्लियर है कि चाइना नहीं आएगा। आपको जवाब सुनवा रहा हूं। हाँ, सुनिए। जवाब से भी आपको पता चलेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक पत्रकार से उनकी बातचीत सुनिए। President Trump offered to mediate between India and Pakistan on the issue of Indian-occupied Kashmir. I know you just said that this administration has no position on Kashmir right now, but
There are too much tension on I'm the not going to border. be remarking, sir. As I mentioned, I appreciate this, and perhaps we'll come back to you with another subject. I will say nothing more on that situation. The President and the Secretary have said things, as have the Deputy Secretary. अगर आपने साफ सुना ये, अच्छा मैंने आपसे कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि ये सवाल किसने पूछा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कोई भारतीय पत्रकार ये सवाल किसी से नहीं पूछ सकता कि आप बीच बचाव करेंगे कि नहीं करेंगे। ये भी पाकिस्तानी पत्रकार था जिसने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा क्या ट्रंप बीच बचाव करेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास आपको जवाब देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने और उपराष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है कि इस हमले की हम निंदा करते हैं और हम उनकी भारत की सहायता करने के लिए हम। बट ये अपने आप में जवाब है भाई, बिल्कुल सही ये अपने आप में जवाब है कि नहीं होंगे। बिल्कुल। वो और बोल रही है कि वो तो मैं जो है, कमिट नहीं करूंगी, मैं इनको टिप्पणी F-16 नहीं करूंगी। पाकिस्तान के अंदर जो हड़कंप मचा है उसके बारे में आपको एक एक अपडेट वॉर रूम में हम दे रहे हैं, और भारत में इस वक्त कैसे सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी चल रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक ताजा अपडेट, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रंट लाइन पर पहुंचे हैं। श्रीनगर में आर्मी चीफ ने टॉप कमांडर से मुलाकात की है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने उनको ब्रीफ किया है। जनरल एमवी सुचिंद्र इस मीटिंग में शामिल थे। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी इस मीटिंग में थे और 15 कोर के जनरल प्रशांत श्रीवास्तव भी इस बैठक में थे। श्रीनगर में आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस की पूरी जानकारी ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। यह तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है जिसमें आप देख रहे हैं आर्मी चीफ और उनके आर्मी कमांडर्स के बीच बातचीत हो रही है। और जरा पीछे जो बोर्ड लगा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें गीता के श्लोक लिखे हैं जो आप, ये बहुत सोच समझ के तस्वीर जो है वो डाली गई है। और गीता का मैसेज क्या है? गीता का मैसेज है जब अधर्म बढ़ता है तो उसका नाश करना पड़ता है, और भारत वही करने जा रहा है। एक एक कदम से बड़ी बारीक मैसेजिंग इस वक्त की जा रही है। और आर्मी चीफ कश्मीर पहुंचे हुए हैं इस वक्त। आर्मी चीफ का कश्मीर दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आर्मी कमांडर्स के साथ उनकी बातचीत हुई है, बैठक हुई है और उनको पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया है कि इस वक्त वहां पर फ्रंट लाइन पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। आपको बता दूं पाकिस्तान ने आज सुबह एलओसी पर हरकत करने की कोशिश की थी। छोटे हथियारों से एलओसी पर कुछ गोलीबारी भी की थी जिसका जवाब भारत की तरफ से उसको दे दिया गया था। कुछ आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर भी चल रहे हैं जिसमें 2 आतंकवादी मारे भी गए हैं। तो ये सब इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन है। जनरल सुई, बिल्कुल। देखिए ऐसा कश्मीर में जैसे आप बता रहे हैं कि आर्मी चीफ का जाना पता रहता है, लेकिन इस समय जो हालात है, बदले हुए हालात को देखते हुए ऑन ग्राउंड जो रखी होती है, इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, उसका काफ़ी महत्व रहता है। दूसरी बात, जैसे जो आपने अभी बताया कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है और इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है। परसों उड़ी में 2 आतंकवादी मारे गए, कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा है, पुंछ कर पाकिस्तान लगातार कोशिश कर अंदर भेजने की। देखिए यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि पहलगाम में कैसे हो गया। हर एक इंसिडेंट जहां एक एनकाउंटर में हम मिलिटेंट मारते हैं तो वो एक ऐसा ही पहलगाम बचाते हैं। आर्मी कम से कम 100 इंसिडेंट ऐसे बचाती है, तब कहीं एक आध ऐसा होता है जो इस तरह से लाइमलाइट में आता है। अनफॉर्चुनेट था, लेकिन वाकई में आज जो मैं जानता हूं, मैं खुद से कश्मीर में 7 बार सर्व किया है। सीमा पर हमारे सैनिक पूरे सजग हैं, तैयार हैं और प्लान्स भी रेडी रहते हैं हमेशा। लेकिन जब ये करना होता है कुछ लास्ट मिनट में नेचुरली कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन और तैयारी की जाती है। और जिस प्रकार से मोदी जी का कल बयान देखा था, मैंने भाषण देखा था, वहाँ पर उनका दर्द, उनका गुस्सा और उनका जो एक आतंक के खिलाफ लड़ाई का दृढ़ निश्चय, ये बात नज़र आती है किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। यहाँ 2-3 चीज़ें, जैसे भी एक्शन शुरू भी हो गया है कि मिलिटेंट्स को तो मार देंगे, जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, OGWs हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 2000 ओवरग्राउंड वर्कर्स डिटेन किए गए कश्मीर में, सर ये भी खबर है। बिल्कुल, क्योंकि वहीं से उनकी सपोर्ट के बिना कैसे आते? बॉर्डर से, अगर बहुत कम संख्या, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादातर कश्मीरी बदलाव देख के उनका सोच बदली हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं और जिनको आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके बिना अगर बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक पहुँचे तो नेचुरली बीच में 2-3 जगह उन्होंने शेल्टर ली है। और तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी की आतंक के खिलाफ लड़ाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो आतंकिस्तान है जी। और यही कारण है कि आज उन्होंने सिर्फ आतंक के खिलाफ लड़ाई बोली और पाकिस्तान के अंदर एक और अपडेट देता हूं आपको, दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है। बीएसएफ के डीजी
दलजीत चौधरी गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। वहां पर नॉर्थ ब्लॉक में गृह सचिव गोविंद मोहन से उनकी मुलाकात हुई है। उसकी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। बीएसएफ के डीजी की दिल्ली में गृह सचिव के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कुछ कमेंट करने से इनकार कर दिया। आपको मालूम है कि हमारा बीएसएफ का एक जवान जो कि गलती से बॉर्डर के उस पार चला गया था, उसको पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ दिया है। 48 घंटे से भारत एक फ्लैग मीटिंग की मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रेंजर्स फ्लैग मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये जो बात हुई है ये होते रहती है। पाकिस्तान के लोग भी गलती से इधर आ जाते हैं, हमारे लोग भी गलती से उधर चले जाते हैं। आप पूछेंगे गलती कैसे होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि भारत के बॉर्डर के गांवों पर लोग रहते हैं, शहरी रहते हैं, और वहां वो खेती भी करते हैं। और हमने जो बॉर्डर पर फेंस लगाई हुई है, उस फेंस के दूसरी ओर उनके खेत पड़ते हैं। उन गांव वालों को अपने खेतों तक ले जाने की मदद करने के लिए बीएसएफ के जवान उनको लीड करके जाते हैं। और कई बार उसमें गफलत हो जाती है कि कहां भारत की टेरिटरी खत्म हो रही है, कहां पाकिस्तान की सीमा शुरू हो रही है। लेकिन अभी तक इस बात का ख्याल रखा जाता था, भारत ने हमेशा ख्याल रखा। यह हरकत भी पाकिस्तान ही कर सकता है, ये जानते हुए कि ये जवान गलती से रास्ता इसको अनुमान नहीं रहा और ये अपनी सीमा लांघ गया, वहां तक पहुंच गया। इसकी और कोई मंशा नहीं है। उसको उसने कई घंटों से बंधक बना करके अपने पास रखा हुआ है और उसको भी एक हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। जलन दत्ता, देखिए, ऐसा है, मैंने अपना डिवीजन कमांड किया पुंछ राजौरी सेक्टर, 250 किलोमीटर ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मैं लगातार पाकिस्तानियों के सामने वहाँ था, उस एरिया में किस समय था वो अलग बात है। और जो हमारी डिफेंसेस हैं वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल में, और पाकिस्तानी हमारे सामने हैं। बहुत बार पाकिस्तानी भी गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आ जाते थे, पकड़े जाते थे वो, और बाद में नेगोशिएट होकर हम उनको रिलीज़ कर देते थे। ये बहुत बार होता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फेंस पीछे है और एक्चुअल में जो बाउंड्री है वो आगे है, और फेंस कभी भी बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर नहीं होती है। यही हाल उधर हमारा बांग्लादेश साइड में, यही हाल हमारा पंजाब में है। आईबी सेक्टर में जो बीएसएफ की फेंस है वो पीछे है और विलेजेस आगे जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। नॉर्मल हालत में ये हो सकता है पाकिस्तानी रेंजर उसको नज़रअंदाज करते, लेकिन अभी तो मौका ढूंढ रहे थे कि कोई एक बीएसएफ का जवान हाथ में आ गया। वो कोई माइनर इशू है। अगर ये इसको इस्तेमाल भी करना चाहेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? एक फौजी आज नहीं तो कल हम वापस ले आएंगे, इसके साथ वो कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जहाँ तक हमारा सवाल है बॉर्डर के ऊपर, हमारी सेनाएं, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, पुंछ राजौरी का जो डिवीज़न है भारत का सबसे बड़ा डिवीज़न है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। 250 किलोमीटर की लाइन पुंछ से लेकर नौशहरा के एज तक आती है और फिर वो अखनूर सेक्टर चालू हो जाता है। वहाँ पे अगर ये शिमला अग्रीमेंट नहीं होता तो हम कब के लाइन ऑफ कंट्रोल जो ये चलते हैं ना, सीज फायर लाइन हो जाए, हम क्रॉस करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह पे कब्जा कर जाते। अगर पाकिस्तान चाहता कि हम सब शिमला अग्रीमेंट बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है। हमने जो 1948 में गलती कर दी थी कि यूनाइटेड नेशन में चले गए थे, वो तो खुद ही दरवाजा खोल रहे हो ना आप हमारे लिए। खोलना चाहिए इनको। अच्छा, मैं आपको पहले मैंने बयान सुनाया था, एक पाकिस्तानी पत्रकार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करेंगे। टका सा जवाब दे दिया उसको अमेरिका के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती कि अमेरिका ने इस हमले की निंदा की है। तो वहां जनता पूछ रही है कि चीन तो आएगा ना हमारी मदद करने जब भारत हमला करेगा। भाई, जब पूछ रही है जनता, वो अपने आप में दिखाता है कि वो नहीं आ रहा है, तभी तो पूछ रहे हो। आज अगर आप आज की पार्ट में देखें, इंडिया को पूछने की जरूरत पड़ती है कि रशिया हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं? आप बता दीजिए। कभी भी किसी भी फोरम में आप देख लीजिए, कभी भी हमें अभी बोलने की जरूरत पड़ी कि यूएस हमारे साथ आएगा या नहीं? यूएस का फॉरेन मिनिस्ट्री का लेडी बोल रही है, ट्रंप 2 बार कॉल कर चुका है। इजराइल हमारे तरफ आएगा या नहीं आपने कब पूछा एज अ मीडिया? आप बता दीजिए। बिल्कुल। लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर 2 बार कॉल कर रहा है, उनका जो एम्बेसडर यहां पर है वो क्लैरिटी के साथ बोल रहा है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इंडिया की टेररिज्म फाइट करने के। क्योंकि देखिए, इसमें जो बड़ा मॉरल हाई होता है ना, वो होता है टेररिज्म। जब आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं तो दुनिया आपके साथ इसलिए चलती है कि वो अपने आप को टेररिस्ट के साथ नहीं दिखा सकती। और उससे भी बड़ी बात मैं करता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए, ये जो श्रीमान जी बोल रहे हैं हम दोस्तों को
अपने दोस्त मुल्कों को। चलिए गिनवाइए मुझे कितने दोस्त हैं। नहीं यही तो मैं बात, यही सीरियस वाली बात, आप मुझे गिनवाइए कितने दोस्त हैं। अरे मैं बोलता हूं, अरे भाई चाइना, नहीं, चाइना ने अभी तक हाँ कहाँ कहा, टर्की, अपने आप कहाँ कहा, आप बताइए। टर्की ने कौन सी स्टेटमेंट दी कि हम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान में साथ खड़े हैं इस टेररिज्म स्ट्राइक के साथ? आप बता दीजिए। कंडम किया है जनाब कोई कर ही नहीं सकता, चाहे दिल में कुछ भी रख ले। पाकिस्तान ने भी कल कर दिया ना कि हमें दुख है इस बात का, अब करा ना, क्योंकि दिख गया चारों तरफ से क्या हो रहा है। वैसे चाइना का रुख क्या होगा? कल साहब आपसे मैं पूछ रहा हूं, उनके यहाँ ये भी बात हो रही है भारत हमारा पानी बंद करेगा क्योंकि हमारी नदियां वहां उसके यहां से बह के आती हैं, उसकी नदियां चीन से बह के आती हैं। ना वो ठीक है, तो वो हमारा चाइना का मामला है, वो हमारा चाइना का मामला है। हमारा चाइना के साथ कोई लड़ाई थोड़ी ना चल रही है जैसी आपके यहाँ चल रही है। कौन सी ऐसी टेररिज्म है जो कि चाइना और मेरे बीच में डिफरेंसेस ला रही है? उनके मेरे बीच में जो डिफरेंसेस थे वो लद्दाख से रिलेटेड थे और वो काफी हद तक सॉल्व हो गए जब से उन्होंने भी अपनी ओरिजिनल जगह पर चले गए। एक बात, 21 राउंड ऑफ टॉक हो चुके हैं। 21 राउंड ऑफ टॉक को फेलियर मत देखिए, 21 बार मिलने को हाँ समझिए। डिप्लोमेसी में ये सक्सेस मानी जाती है कि आपके डिफरेंसेस की वजह से आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं कि चलो अगली बार डिसाइड करें, चलो। और आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या हो रहा है। चाइना अफोर्ड कर सकता है इंडिया के साथ ट्रेड बंद करना? आप बता दीजिए। चलिए कल अगर लड़ाई का आप एक सिनेरियो चाइना के साथ ले रहे हैं क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ आना चाह रहा है, ये हम बात कर रहे हैं ना। चाइना कैन नॉट अफोर्ड कि कल वो हमारे साथ एक ऐसी एनिमिटी ले ले कि जहां पर उसके और मेरे बीच में ट्रेड बंद हो जाए। अगर मैं चाइना से बेनिफिटेड हूं तो लेट मी टेल यू इट्स अ विन विन सिचुएशन। वो मुझसे ज्यादा बेनिफिटेड है, मैं उसका कस्टमर हूं और कस्टमर इज द किंग इन दिस वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूएस एक्नॉलेजेस दिस। इंडिया से बड़ी कस्टमर बेस मिल ही नहीं सकती। आज आप चाइना के ऊपर इस बात पर मत डिपेंड करिएगा कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ने आएगा अगेंस्ट टेररिज्म। मैं बात स्पेसिफिक कर रहा हूं टेररिज्म से रिलेटेड। ज्यादा बड़ी बात यह है सपोर्ट दे देगा, पैसे दे देगा, जहाज दे देगा, दैट्स ऑल। अब मैं आपको एक और बयान पाकिस्तान का सुनाता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त एक प्रोपेगेंडा ये दुनिया के अंदर पैदा करने की कोशिश है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये पहलगाम का आतंकवादी हमला, मतलब भारत ने खुद करा लिया ये हमला अपने ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने का एक बहाना ढूंढने के लिए। वो कहते हैं पुलवामा भी भारत ने अपने ऊपर हमला खुद कराया था, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने मुल्क की असलियत भी जाहिर कर देते हैं। नजम सेठी बहुत बड़े पत्रकार हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पाकिस्तान में के पत्रकार हैं। ये इससे पहले ये असलियत ये बता रहे हैं, वो सच बता रहे हैं, यानी हमारा मसला, हमारा इशू, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर मतलब इंडियन बॉर्डर तो है ही नहीं, हमारा इशू तो वेस्टर्न बॉर्डर है। हमें अफगानिस्तान मार रहा है, हमें तालिबान मार रहा है, हमें ईरान मार रहा है। एक लाइन कहना चाहूंगा कि ये सब जो पत्रकारों बयान आ रहे हैं ना, सिर्फ एक लाइन है कि ये सब कह रहे तुमने पंगा क्यों ले लिया भैया, क्यों पंगा ले लिया, ये सब पहलगाम करके क्यों मुसीबत अपने सर में मोल ले ली और आप डर बैठा हो वहां पर। देखिए इसका जो बेस देखा जाए कि मुनीर के ऊपर में बहुत प्रेशर था अपनी सेना का और वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से, और इंटरनल प्रेशर अपने को रिलेवेंट बनाने के लिए इन्होंने ये हमला कराया है, जिससे कि हमला होने के बाद में ये प्रॉक्सी वार है, डायरेक्ट वार नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉक्सी है। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इनके ऊपर हमला करना चाहता था, हमने तो हमला इसके बाद में हमला नहीं किया, हमने तो जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक, अगर हमें हमले का बहाना ही चाहिए था तो जैसे ये हुआ था फटाक से जाके इनके ऊपर रेडी अटैक है भाई कर दो। लेकिन ये सारी बेबुनियादी बेतुकी बातें हैं जो कि कोई किसी को हजम नहीं होएगी। इंटरनेशनल मीडिया या कोई भी इनको सीरियसली नहीं लेता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ऐसे बयान दे करके अपने आप को और एक्सपोज कर रहा है और अपनी साख को घटा रहा है। एक मैच्योर बयान या कोई वो तत्व के बेस पर कोई बयान देगा तो वो अच्छा है। इसको कौन बात को मानेगा कि जो फ्लैग ऑपरेशन है कितना भी कहता रहे पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान की सब मनगढ़ंत कहानियां हैं अपने, और इनमें इंडिविजुअल जैसा कि फौज वहाँ पे अपने आप को रिलेवेंट बना के रखना चाहती है, और ये सारा करा धरा जो है वो एक सेना अध्यक्ष का है। सर बहुत सर एक शॉर्ट कमेंट, सर बहुत शॉर्ट कमेंट प्लीज, आप बोलिए। फॉल्स फ्लैग की जो चर्चा चल रही है, अगर आप पीछे चले जाएं 26/11 इन्होंने बोला फॉल्स फ्लैग हिंदू टेररिस्ट, बल्कि हमारे यहाँ भी चालू हो गया था सेफ्रॉन टेरर, फाइन। उसके बाद इन्होंने कारगिल बोला कि हम है ही नहीं फॉल्स फ्लैग, छत्तीस सिंहपुरा बोला फॉल्स फ्लैग, अभी ये बोला ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग, पुलवामा फॉल्स फ्लैग। इनको शर्म नहीं आती, पुलवामा फॉल्स फ्लैग। बेशर्म देश है जो कहता कुछ है करता कुछ है, और रोज इनकी स्टेटमेंट चेंज होती है, बाद में इनके अपने लीडर मुंह खोलते हैं कि हाँ हमने किया था, अपनी सांख को गिरा रहे हैं खुद। ये पाकिस्तान है आपके लिए। एक सेकंड लगाऊंगा सर, बहुत शॉर्ट। अब बिल्कुल शॉर्ट से भी शॉर्ट। मुझे एक बात बताइए, ये फॉल्स फ्लैग है ना,
अब हम पाकिस्तान में टेररिज्म के साथ भी जो है फॉल्स फ्लैग करने वाले वहां से, ये हमारे ही लोग हैं ना, एज पर पाकिस्तान। ये टेररिज्म जो है ये मेरे ही लोग कर रहे हैं, तो भाई मैं फॉल्स फ्लैग टेररिस्ट के साथ कर रहा हूं तुम्हारी टेरिटरी में, क्या ऑब्जेक्शन है? अब आप मुझे बता दीजिए। देखिए, फॉल्स फ्लैग किसी को भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान है, ये Yes. कुछ भी बोल सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये दुनिया के सामने अपनी बेशर्मी और लाचारी खुद इसी तरह जाहिर करता आया है। और इससे जुड़ा जो अपडेट होगा आपको इंडिया टीवी देता रहेगा। बहुत शुक्रिया जनरल दत्ता, जनरल सोई, जनरल बंसल और कर्नल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे वॉर रूम। आगे देखिए पहलगाम हमले का कैसे हिसाब होना शुरू हो गया है। फ्रंट लाइन से आर्मी चीफ क्या ऑर्डर दे रहे हैं, जहां आतंकवादी हमला हुआ, ग्राउंड जीरो से आपको देंगे पूरा अपडेट दोपहर 3 बजे।